हेलो दोस्तों, आप सभी को क्लास 8 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हाउ, वेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। इसकी फर्स्ट जो टॉपिक है, तारीख। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। हाउ हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स मतलब तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, उनके बारे में जानना है। देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। देयर वेयर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वेयर क्राउंड और बैटल्स वेयर फॉट। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। इन द कॉमन सेंस नोशन, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। यू मे हैव हर्ड हियर्ड पीपुल से, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू। यह कहते हुए सुना होगा आपने भी, आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेज that occur over time. History is certainly about changes that occur over time. इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इसका संबंध इस बात से है कि हमारे बीते हुए समय, अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, वी रेफर टू टाइम वी टॉक और बिफोर एंड आफ्टर। हर समय का हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। बट मोस्ट ऑफ अस, लेकिन हम सब के सामने, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee?
किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ, आप अपनी खिड़की से बाहर झांकते हैं, कहाँ, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। When were railways built? And how did people travel long distance before the age of railways? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की जानकारी कैसे मिलती थी। एक्टिविटी है, लुक केयरफुली एट फिगर 1 एंड राइट अ पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट्स एन इम्पेरियल परसेप्शन। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। इम्पेरियल परसेप्शन, उपनिवेशवाद। ये जो आपका पहला ये जो चित्र है फिगर 1 इम्पेरियलिज्म को शो करता है, किस प्रकार शो कराता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, सोचना है। इन फिगर 1 डिस्क्राइब्ड ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया, फ्रंटिस्पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनेल 1782। जेम्स रेनेल के द्वारा ये चित्र तैयार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है, भारतीय जो ब्राह्मण है वो अपने शास्त्र ब्रिटानिया सरकार को खुद से समर्पित कर रहे हैं। इस फिगर में यही शो किया गया है। रेनेल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। एन इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कन्क्विस्ट ऑफ इंडिया, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। रेनेल saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। सेकंड पेज में आइए। All such historical questions refer us back to notions of time. ये सारी ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। People in India did not begin drinking tea one fine day. भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। They developed a taste for it over time. इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था।
देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? This association has a reason. इस जुड़ाव की एक वजह है। Why then do we continue to associate history with a string of dates? हम लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो इसके बारे में, इस जुड़ाव की एक वजह है, इसके बारे में आपको आगे बताया गया है। There was a time when history was an account of battles and big events. एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरो को ही इतिहास माना जाता था। It was about rulers and their policies. यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, मुकुट पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसके कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। ये सारी चीज़ों को इतिहासकार लिखा करते थे। For events such as these specific dates can be determined, and in histories such as these debates about dates continue to be important. इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो कहा गया, मतलब इसमें बताया गया है कि जो टाइम है, डेट है, क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण क्यों है। तो राजाओं के गद्दी पर बैठना, क्राउन्ड होना, ताज पहनाना, उन राजाओं महाराजाओं की शादी, उनके बच्चे, उन लोगों ने कौन सी लड़ाई लड़ी, उसमें विजय हुआ, हारा, जीता, कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पे बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए ही एक निश्चित तिथि, एक स्पेसिफिक डेट्स बताया जाता था। और इस तरह के इतिहासों को तिथि इन हिस्ट्री सच एज द डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। और यहाँ से तिथि जो है उसका महत्व इतिहास में बनता चला गया। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा। पिछले 2 साल मतलब इन क्लास 6 और 7th,
Historians now write about a host of other issues and other questions. अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, वो क्या उपजाते थे और क्या खाते थे। हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, नगर किस तरह से डेवलप्ड था, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले। हाउ किंगडम्स वेयर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, किंगडम्स का हिंदी होता है रियासतें, मतलब किस तरह रियासतें बनी और नए विचार किस तरह से फैलते चले गए। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और संस्कृति व समाज किस तरह से उनमें परिवर्तन होते चला गया, बदलते कैसे चले गए। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स, कौन सी तारीख है। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, क्या क्राइटेरिया है उनके बारे में। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन दियर ओन, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द, मतलब जिन तारीखों के आसपास हम अतीत की कहानी, पास्ट की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। इफ़ आवर फोकस ऑफ अ स्टडी चेंजेज, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिए। In the histories written by British historians in India, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। These histories began with the rule of first governor general वारेन हेस्टिंग्स एंड इंडेड विद द लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। जो अंग्रेज आए थे, उनके जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, वहाँ से इंग्लिश हिस्टोरियन जो हैं वो अपने इतिहास के बारे में लिखते हैं, और लास्ट जो वाइसराय रहे हैं इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन, वहाँ तक का हिस्ट्री इन लोग ने अपने हिसाब से लिखे हैं। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, हेस्टिंग्स, वेलेजली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। अलग अलग अध्यायों में हम अलग अलग चैप्टर्स में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायज, इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies and achievements. इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know.
द क्रोनोलॉजी ऑफ दियर लिव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह मतलब ग्रुप्स एंड क्लासेस वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? When we write history or a story, we divide it into chapters. जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कोहेरेंस मतलब एक दूसरे से जुड़ाव रहे। It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। In the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। In the histories or that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीय लोगों की गतिविधियां का कोई मायना नहीं रखती। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। भारतीय लोगों के लिए भारतीय इतिहास के किसी भी प्रकार की जगह नहीं होती। केवल भारत में जो अंग्रेज आए थे उनके ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के इर्द गिर्द ही कहानी घूमते रहती है। What then do we do? तो फिर क्या किया जाए? Clearly we need another format for our history. जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, एक अलग तरह से हम लोग को इतिहास के बारे में जानना लिखना पड़ेगा। This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हमारे लिए जो है न्यू डेट्स, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स will become more important for us to know. In figure 3, Warren Hastings became the first governor general in 1773. चित्र 3 जो है इसमें ये जो फिगर है ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये चित्र इसमें ये जो है चित्र में कौन है भाई? ये वारेन हेस्टिंग्स हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1773 इन 1773 फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी पीरियोडाइज। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? इन 1817 में जेम्स मिल a Scottish economist and political philosopher published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री
और राजनीतिक दार्शनिक थे। इन्होंने 3 विशाल खंडों में पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, मतलब 3 विशाल खंडों में एक बुक का पब्लिश्ड किया मतलब लिखा, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। वो था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया था, लेकिन क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि, मतलब वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड के बीच में आए चेंजेज, बदलावों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल को, मतलब जेम्स मिल को यह विश्वास था या राय था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं हो सकता। बच्चों, ये इनलाइटमेंट जो शब्द है, इनलाइटमेंट, इस इनलाइटमेंट का मतलब होता है
ज्ञान. Happiness, and this happiness means खुशी. तो ये जो जेम्स मिल है, जेम्स मिल को लगता था क्या कि ब्रिटिश जो हैं भारत के, इंडिया के सारे भूभाग पर कब्जा कर ले और ज्ञान और खुशी जो है इंडियन पीपल को, भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है. जेम्स मिल को यह लगता था कि जब तक यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक भारत जो है बहुत पीछे ही रह जाएगा, हिंदुस्तान की प्रगति नहीं हो पाएगी, नो डेवलपमेंट इन इंडिया. ऐसा जेम्स मिल सोचा करते थे. चलो, in this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था. अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था. क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अब आज क्या ऐसी धारणा को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? In any case, can we refer to any period of history as हिंदू और मुस्लिम? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता. हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में, इन एंशियंट इंडिया, हमारे जो रूलर थे सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत. दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स. इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं. इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है. इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं. पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है. उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है. उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं. क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी. न ही यह
आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार, मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, बहुत सारे इतिहासकार, मेनी हिस्टोरियंस therefore refer to this period as colonial, this colonial इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। कॉलोनियल मीन्स होता है औप औपनिवेशिक। बहुत सारे हिस्टोरियन जो है इस टाइम को, इस पीरियड को कॉलोनियल बोला करते थे, औपनिवेशिक युग। व्हाट इज कॉलोनियल, औपनिवेशिक क्या होता है, इसे आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉलोनियल, औपनिवेशिक क्या होता है, उसके बारे में आज जाने। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कन्क्वीर द कंट्री एंड इस्टेब्लिश्ड देयर रूल, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। सब्जुगेटिंग का मतलब होता है अपने अधीन करना, अपने अंडर में लेना। तो किस तरह जो है ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोकल नवाब और राजा को अपने अधिकार में कन्क्वीर करके उस पर विजय पाकर उस पर अधिकार करते हैं। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल दियर एक्सपेंसेस, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as consequence। आप देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। collected revenue to meet all their expenses। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। bought the goods they wanted at low prices, produced crop they needed for export, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो बच्चों, ये व्हाट इज कोलोनाइजेशन, तो कोलोनाइजेशन वेन, उसको डिफाइन ऐसे करेंगे, यहाँ से देखिए, ये जो है वेन,
कोलोनाइजेशन को, औपनिवेशीकरण को यहाँ से डिफाइन करेंगे। वेन द सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज वी रेफर टू द प्रोसेस एज कोलोनाइजेशन। मतलब जब एक देश कोई दूसरा देश, जब कोई एक देश है जो दूसरे देश के दबदबे से, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स भारत पे दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जो ब्रिटिशर्स हैं जो भारत पे आके अपना वो कल्चर और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस जो लाएं, उसी प्रोसेस को कोलोनाइजेशन कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे नाम दिया गया है आवर पास्ट इन द प्लूरल, मतलब हमारे अतीत, यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। जैसे इसमें जो आए ब्रिटिशर्स, तो ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही तरह के चेंजिंग करने समझने आए हैं। सब लोग, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनका चेंजिंग कुछ और था, गरीब लोगों का चेंजिंग सोचने का कुछ और था। जैसे यहाँ के राजा हैं तो उनसे छीन लिया गया सारे अधिकार, और वो अधिकार, पावर चले गए ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन गरीबों को पहले मतलब राजाओं के अधीन रहना पड़ता था, अब तो था राजाओं और ब्रिटिशर्स दोनों के अधीन रहना पड़ रहा है, दोनों तरफ से उनका खून चूसा जा रहा था। तो सब लोग का जीने का, सोचने का जो तरीका था वो अलग अलग था। तो इसीलिए इस बुक का नाम दिया गया आवर पास्ट इन द प्लूरल। अब आगे चलिए, हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानते हैं। What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से सोर्स का इस्तेमाल करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट। मेमोज का मतलब होता है ज्ञापन, नोटिंग्स टिप्पणी और रिपोर्ट्स प्रतिवेदन। द ब्रिटिश also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। So they set up record rooms attached to all administrative institutions. लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए, रिकॉर्ड रूम्स।
The village Tahsildar office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। लेटर्स एंड मेमोज डेट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared, or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, इन आर्काइव्स। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। इन 19th century 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. That is by those who specialized in art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. ये कैलीग्राफिस्ट, बच्चों देखो ध्यान से वर्ड कैलीग्राफिस्ट, डैट मीन्स वैसे लोग जो बहुत ही अच्छे अक्षरों मतलब राइटिंग में लिखने में, इसका शुद्ध हिंदी हो जाएगा सुलेखक, जो साफ साफ अक्षरों में लिखते हैं उन्हें कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। In figure 4 you can see the National Archives of India came up in 1920s. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। When New Delhi was built, the National Museum and National Archives were both located close to the Viceregal Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण होता गया। सर्वेज का हिंदी सर्वेक्षण होता है। सर्वेज सर्वेक्षण, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। By the early 19th century, the detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories,
and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फाउना और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, सेंसस ऑपरेशंस वेयर हेल्ड एवरी 10 years। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। These prepare detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on castes, religions, and occupation. There were many other surveys: botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys. जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक, जूलॉजिकल मीन्स वन सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। फ्रॉम दिस वास्ट corpus of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारी सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी, इंटरेस्ट किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। For that we need to look elsewhere when we begin to search for these other sources. We find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। क्या जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, सोर्सेज में निकलते हैं, तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। पोएट्स एंड नोवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ऑल these sources however were produced by those who were literate. लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। From these we will not be able to understand how history was experienced
and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets. इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे. गेटिंग टू नो देयर lives is more difficult task. Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. अगर हम थोड़ी और कोशिश करेंगे तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं. जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी. तो बच्चों आपका ये फर्स्ट चैप्टर हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, हाउ, वेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ, जो आपका ये चैप्टर है ये समाप्त हो चुकी है. और आप इनके क्वेश्चंस देख सकते हैं. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन. ये सही है या गलत है आप इन्हें फिर से पढ़ के देखें और बताएं. कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प एज अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक. सी द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वेर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रू और फॉल्स. ये सारे चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस 3 क्वेश्चंस आर हेयर. What is the problem with the periodization of Indian history that James Mills offers? Third question, why did the British preserve official documents? And fourth question, how will the information historians get from old newspapers be different from the found in police reports? आप लोग ये पढ़ने के बाद ये सारे उत्तर लिखेंगे. ठीक है, तो आपके ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त किया जाता है. और आप अपने इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें. ओके, धन्यवाद.